नमस्कार, मैं हूं अविनाश जगदावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बेहद खास मेहमान हैं उदयपुर के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर प्रवीण जवर। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते, थैंक यू। डॉक्टर प्रवीण जवर पिछले करीब 8 साल से पीडियाट्रिक सर्जन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अब तक 2500 से ज़्यादा बच्चों के ऑपरेशन कर चुके हैं, जिसमें नवजात बच्चे भी शामिल हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, देख रहा था, तो आपने इधर बच्चे का जन्म हुआ है और उधर उसकी सर्जरी की है। तो अभी तो जन्म हुआ है बच्चे का, तो क्या गर्भस्थ जो शिशु है क्या उसको भी सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है, या उसमें माता का किस तरह से ध्यान रखा है वो अपने बच्चे का गर्भ में, कि कम से कम उसके बच्चे को जन्म के बाद तो सर्जरी नहीं देखनी पड़े? जी बिल्कुल अविनाश जी, कई सारी बीमारियां होती हैं जिन्हें कंजेनाइटल एनोमलीज कहा जाता है। कंजेनाइटल एनोमलीज गर्भ के दौरान ही, जब गर्भ में बच्चा का विकास हो रहा होता है, तब उस विकास के दौरान कुछ शारीरिक कमियां रह जाती है और वो शारीरिक कमियां कंजेनाइटल एनोमलीज के रूप में जब बच्चा डिलीवर होता है तो हमें दिखती है। बट ये शारीरिक कमियां या कंजेनाइटल एनोमलीज गर्भ में जब माँ होती है तब उनकी सोनोग्राफी एक जाँच होती है, उसके से भी पता लग जाता है। और हमें समय से, मतलब 20 वीक पे, जब गर्भ 20 वीक का होता है तब एक एनोमली स्कैन करके इसके लिए स्पेसिफिक सोनोग्राफी होती है, जिसमें सारी तरह की एनोमली स्कैन, सारी तरह की एनोमलीज का पता लग सकता है एक्सेप्ट 1 और 2। और यदि ये टाइम से होता है तो इन बच्चों का पोस्ट नेटल केयर भी अच्छे से हो जाता है। जैसे जिसके बारे में शायद आपने पढ़ा होगा, वो एक ऐसा केस था जो गैस्ट्रोक्चाइसिस बीमारी कहते हैं, जिसमें सारी बच्ची की आंतें शरीर के बाहर थी और ये बात हमें अल्ट्रासाउंड के दौरान ही पता लग गई थी। तो ये रिमोट एरिया में ये माँ रहती थी, बट इनको हमने मोटिवेट किया और इन्होंने डिलीवरी हमारे इंस्टीट्यूट में कराना चाहा और साइड बाई साइड मम्मी का सीजेरियन और बच्ची का ऑपरेशन साइड बाई साइड हो रहा था। और अभी लास्ट 2 महीने पहले उस बच्ची ने अपना दूसरा बर्थडे कंप्लीट किया है। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि बीमारियों का पता भी लगाया जा सकता है और पता लगाने के साथ साथ उनको एक बेस्ट केयर भी दी जा सकती है। एंड मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ। हमारे पैसिफिक में हमारा ऑब्स्टेटिक एंड गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर और न्यूनेटल इंटेंसिव केयर एंड पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, क्योंकि इन छोटे नवजात बच्चों को एनेस्थीसिया देना भी एक डिफ़िकल्ट जॉब है। इट्स नॉट एन ईजी, एंड हमारा एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन उदयपुर। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया था सोनोग्राफी का। अपन उदयपुर संभाग की बात करें, पूरा ट्राइबल इलाका है, एक अलग अलग भ्रांतियाँ गांव में देखने को मिलती है। गर्भवती महिलाओं का कोई सोनोग्राफी नहीं कराना चाहता, अगर वो बीमार हो जाए एक्सरे वगैरह भी कराने हैं, और आपका कहना है कि अगर सोनोग्राफी हो जाए तो समय पे बीमारी का पता चल जाए। तो ये भ्रांतियाँ जो है वो कितनी सही है, या उससे बचा जा सकता है अगर सोनोग्राफी करें? बिल्कुल बिल्कुल अविनाश जी, आपने दोनों बहुत अच्छे से, एक्चुअली एक्सरे नहीं कराते हैं, बट ये एक्सरे नहीं कराते, इसी को गांव में सोनोग्राफी से रिलेट कर दिया जाता है। सोनोग्राफी टोटली नॉन आयनिक है और उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, ना माँ पे और ना माँ के होने वाले बच्चे पे। तो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है कि एटलीस्ट मिनिमम 3 सोनोग्राफी हर ट्राइमेस्टर में, 1 सोनोग्राफी तो होनी चाहिए। एंड एक रेगुलर फॉलोअप में हर महीने में हम सोनोग्राफी करते हैं। और सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड, यही डिफरेंट नाम है, बट हर एक गर्भवती महिला को सोनोग्राफी करवानी ही चाहिए। ये उसके और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। एक डॉक्टर को बहुत हेल्प मिलती है आपको सही न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराने में, एडवाइस करने में, और आपके बच्चे की ग्रोथ को सही तरीके से मॉनिटर करने में। आप पीडियाट्रिक सर्जन हैं, ये सर्जरी क्या होती है? पीडियाट्रिक सर्जरी, बहुत सारी सर्जरी हमने सुनी है। एक्चुअली जो मैक्सिमम जो आपने सुना होगा वो जनरल सर्जरी के बारे में। पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिक एक ग्रुप होता है जो 0 से 18 साल के एज को कवर करता है। और पीडियाट्रिक सर्जन या पीडियाट्रिक सर्जरी जब हम 0 से 18, अब 0 मीन्स 0 का मतलब वही है जो न्यूबॉर्न अभी पैदा हुआ है, वहाँ से लेके 18 साल तक के एज ग्रुप के जब पेशेंट की सर्जरी होती है वो पीडियाट्रिक सर्जरी के अंदर आती है। और एक पीडियाट्रिक सर्जन का MCH पीडियाट्रिक सर्जरी का एक कोर्स होता है जो 3 साल की जनरल सर्जरी के करने के बाद 3 साल की MCH इन पीडियाट्रिक एंड न्यूनेटल सर्जरी होती है।
तो पीडियाट्रिक सर्जरी में 0 से 18 साल तक बच्चों के ऑपरेशन आते हैं। इसमें लगभग सभी तरह के हेड एंड नेक से लेकर टोस तक के लगभग सभी तरह के ऑपरेशन होते हैं। कुछ विशेष जैसे कार्डियक सर्जरी या न्यूरो सर्जरी या फिर ऑर्थो सर्जरी, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन पीडियाट्रिक सर्जरी। इनके लिए पीडियाट्रिक सर्जरी का स्पेशल फील्ड होता है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें सर्जरी के बाद में, क्या वो बच्चा जो अभी जन्म हुआ या उसकी 1 वर्ष की उम्र है, 2 वर्ष की उम्र है या नवजात है, तो क्या उसकी आगे की जो लाइफ है वो क्या सामान्य लाइफ होती है? क्योंकि सर्जरी तो अगर बड़ों की जाए तो भी उसको भी रिकवर होने में 6 महीने 8 महीने तक का भी समय लगता है। तो एक बच्चे को कितना समय लगता है और आगे का भविष्य जो है वो कितना सुरक्षित है उसके लिए? अविनाश जी, एक्चुअली बच्चों में गजब का हीलिंग पावर होता है। मतलब जैसा हम सोचते हैं ना कि एक एडल्ट को हर्निया की सर्जरी के बाद भी मोबिलाइज करने में 2 दिन 4 दिन 1 वीक 2 वीक का टाइम लग जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि बच्चों में जब हर्निया की सर्जरी करते हैं ना, 2 घंटे बाद उनके माँ बाप सरप्राइज रहते कि 2 घंटे पहले इसकी सर्जरी हुई थी क्या। तो बच्चे बहुत डिवाइन पावर के साथ पैदा होते हैं, उनमें हीलिंग बहुत अच्छी होती है। एंड सब कुछ ठीक रहे तो ये बच्चे बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी जीते हैं, सामान्य तरीके से स्कूल जाते हैं, उनका IQ लेवल भी अच्छा रहता है, मतलब हर फील्ड में ये पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और बाय गॉड ग्रेस इंडिया इतनी प्रोग्रेस कर चुकी है कि आज की तारीख में कई पीडियाट्रिक सर्जन ऐसे हैं जिनका पैदा होने पे ऑपरेशन हुआ था और आज वो पीडियाट्रिक सर्जरी की सेवाएं दे रहे हैं और आज वो कई बच्चों को नया जीवन दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत तथ्य है कि सर्जरी के बाद बच्चे नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते। पीडियाट्रिक सर्जरी के बाद भी बच्चे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जैसे बाकी बच्चे जीते हैं। वो भी हर खेल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है। जैसे किसी बच्चे का जन्मजात लेटिंग का रास्ता नहीं बना है और वो बहुत हाई एनोमलीज में है, तो हम लोग बना भी देते हैं, बट उस पर कंट्रोल आने में या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहने में कुछ प्रॉब्लम रहती है। बट ओवरऑल यदि पीडियाट्रिक सर्जरी के रिजल्ट देखे जाए तो मोर देन 90-95% बच्चे वैसे ही जीते हैं। इवन क्लास में ये डिस्टिंग्विश करना भी मुश्किल है कि ये बच्चे की ऑपरेशन हुआ है और ये बच्चे का नहीं हुआ है। फिर भी जिसकी अगर बच्चे की सर्जरी हुई है, क्या उनके माता पिता को कुछ एक्स्ट्रा ध्यान उनका रखना चाहिए या कि नहीं नॉर्मल बच्चा है? हाँ, मैं तो अपने बच्चों के पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा यही सलाह देता हूँ कि आप भूल जाइए कि बच्चे का ऑपरेशन हुआ है। आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, एक छोटी सी बीमारी आई, वो ट्रीट हो गई और वो निकल गई। अब आप दिमाग में ये मत रखिए, क्योंकि अदरवाइज क्या रहता है, हम बैक ऑफ माइंड में ये रहता है ना कि मेरे बच्चे की सर्जरी हुई है, उनको छोटा सा पेट दर्द हो या उनको खेलने भी जाना हो तो इतने रेस्ट्रिक्शन कर दिए जाते हैं और वो रेस्ट्रिक्शन की वजह से वो बच्चा संकुचित सोच का होने लग जाता है कि मेरा ये हुआ है। वो अजीब से डिप्रेशन में, अजीब से आइसोलेशन में चला जाता है। बिल्कुल यही राय है कि सर्जरी के बाद बच्चा जब नॉर्मल है, सर्जिकल पार्ट क्लियर हो गया है, तो आप बच्चे को नॉर्मल एक्टिविटी करने दीजिए। किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस इट्स स्पेसिफाइड। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात करें, किस तरह से यहाँ के OT को तैयार किया गया है, डेवलप किया गया है? क्योंकि अगर कुछ सेकंड पहले जन्म हुए बच्चे को अगर सर्जरी करनी पड़ी तो किस तरह की ऐसी सुविधाएं हैं कि उस बच्चे को भी बचाया जा सके कि जो बेहद कमज़ोर पैदा हुआ है या उसको सर्जरी करनी है? बिल्कुल, हमारी मॉड्यूलर OT है और लगभग हर एक इक्विपमेंट से सुसज्जित OT है हमारी। तो हम हर प्रकार की सर्जरी कर रहे हैं। मतलब आप केवल नाम लीजिए सर्जरी का और हमारे यहाँ पे वो ऑलरेडी परफॉर्म करी हुई है विथ बेस्ट रिजल्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि एक माता थी जिसके गैस्ट्रोचाइटिस में 5 मिनट, उस बच्ची की उम्र 5 मिनट थी तब उसका ऑपरेशन हुआ और आज वो दूसरा बर्थडे कंप्लीट कर चुकी है। और ऐसे ही कई सर्जरियाँ, कई जेंडर असाइनमेंट सर्जरी, जो कि लोगों में एक बच्चा पैदा होता है, कई बार उसके जन्नांग इस तरीके से होते हैं कि हमें पता नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है, तो उसको पालन पोषण करने में भी दिक्कत आती है, वो स्कूल जाने में। तो जेंडर असाइनमेंट सर्जरी तक जैसी एडवांस कॉम्प्लेक्स सर्जरियाँ तक हमारे यहाँ हो रही है विथ बेस्ट रिजल्ट। ये बच्चे फॉलोअप में भी हैं। कई बार जैसे वजाइनल एट्रीजिया की बच्ची की वजाइना ही नहीं बनी है, जब पीरियड शुरू हुआ है तब माँ बाप को पता लगा कि इसको तो हर महीने पेट में दर्द हो रहे हैं बट पीरियड्स नहीं आ रहे। और ऐसे लास्ट 2 महीने में हमने 3 बच्चियों के ऑपरेशन किए हैं और उनका पीरियड्स भी आ गए और दे आर हैविंग नाउ नॉर्मल लाइफ। बट और नवजात कंजेनिटल और नियोनेटल सर्जरी में तो लिटरली भी हम उदयपुर का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। हाँ, जैसा आपने बताया ना, प्रीटर्म मैच्योर 720 ग्राम, 600 ग्राम और 520 ग्राम के बच्चे के भी ऑपरेशन करके, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कई बार आजकल
इन इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ गई है, तो आईवीएफ से भी कई बार बच्चे जन्म ले रहे हैं, और कई बच्चों में उनमें माँ बाप की बहुत ज़्यादा होने से बच्चे पूरा फुल टर्म नहीं निकल पाते, तो कई बार प्री टर्म निकल रहे हैं, कोई 700 ग्राम 1 किलो। और इन बच्चों में क्या एनईसी एक प्रॉब्लम होती है, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, जिनमें इनकी आंतें बहुत कमज़ोर होती है और बहुत जल्दी सड़ने के चांसेस रहते हैं, बहुत जल्दी वीक होने की वजह से। ऐसे 520 ग्राम 700 ग्राम के बच्चों को हम ऑपरेट कर चुके हैं, और बाकायदा वो अपना फर्स्ट बर्थडे, सेकंड बर्थडे, थर्ड बर्थडे, फिफ्थ बर्थडे तक भी बना चुके हैं। मुझे ऑलरेडी 7 साल 5 महीने करीब उदयपुर में हो चुके हैं, और ऐसे बच्चे अपना छठा और 7वां बर्थडे भी बना के, और स्पेशली जब मैं सुबह उठता हूँ और उनके माँ बाप का मैसेज आता है, तो शायद वो मुझे लगता है कि मेरे लिए बिगेस्ट ब्लेसिंग है। मेरा दिन बन जाता है, और मैं कई बार अपने आप को रोक भी नहीं पाता, और उसको सोशल मीडिया पे और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर भी कर देता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि वी आर ब्लेस कि वी आर इन द इंस्टीट्यूट जहाँ हर एक सुविधा है। हमारे पास पीडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट है जो 500-700 ग्राम के बच्चों को एनेस्थेसिया देने में भी कॉन्फिडेंट है। मेरे पास सर्जरी में केवल सर्जरी इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्जरी इज़ ए टीम वर्क। आपको प्री ऑप से लेके पोस्ट ऑप तक, जब तक बच्चा माँ की गोद में ऐसे एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं चला जाता है। एंड आई एम ब्लेस्ड कि जैसे ही एंटीनेटल स्कैन में यदि कुछ आता है तो मुझे रेडियोलॉजिस्ट से फ़ोन आ जाते हैं, हमारे ऑब्स्टेटिशियन बिल्कुल क्लोज कॉन्टेक्ट में वर्क करते हैं, बच्चे को आईसीयू केयर बहुत अप्रोप्रिएट मिल जाती है। एंड वी आर ब्लेस्ड कि डॉक्टर पुनीत जैन एज एन PICU इंटेंसिव, डॉक्टर पलक जैन एंड न्यूनेटल इंटेंसिव दोनों हमारे यहाँ पे हैं। तो हमारी एज ए टीम बहुत अच्छी टीम है, और इसीलिए शायद हम इतने अच्छे रिजल्ट दे पा रहे हैं। तो सर आपने काफ़ी क्रिटिकल सर्जरीज के बारे में बताया, आपने जेंडर सर्जरी के बारे में बताया, ये क्या होता है, और क्या वो जेंडर जब आप डिसाइड करते हो तो कैसे पता चलता है कि इसको लड़का बनाना है का या लड़की, और क्या फिर उसका जीवन जो है आगे का वो नॉर्मल जिस जेंडर में गया उसी जेंडर का रहेगा? जेंडर असाइनमेंट सर्जरी यही है कि जब बच्चा पैदा होता है तो एम्बिग्यूअस जेनाइटेलिया कहते हैं हम इसे इंग्लिश में। एम्बिग्यूअस जेनाइटेलिया का मतलब होता है कि एम्बिग्यूअस, कि हमें उसका जेनाइटेलिया देख के ये पता नहीं लग रहा है कि ये लड़का है या लड़की है, बट उसकी फिर जीन की जांच होती है। इफ़ 46XY होता है तो उसको एज ए लड़का रेयर किया जाता है, और 46XX होता है तो एज ए गर्ल। एंड ऑब्वियसली जेंडर असाइनमेंट सर्जरी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। बाहर फॉरेन में इसकी एज 17-18 साल, जब बच्चा उतना बड़ा हो जाए कि वो खुद का डिसीजन ले ले। बट इंडिया में माँ बाप की राय से और माँ बाप के कंसेंट से हम जो भी उसका बेसिक इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसी हिसाब से उसका जेंडर असाइन कर लिया जाता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। ऑब्वियसली मेरा 8 साल का ही करियर है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे ऑपरेटेड बच्चे, बट मेरे जो मेंटर थे उनके ऑपरेटेड बच्चे शादी करके अपने बच्चों के साथ उनसे जब मेरे मेंटर से मिलने आते थे तो ये एक अलग खुशी होती थी, अलग सेटिस्फेक्शन होता था कि हाँ ये बच्चे नॉर्मल सोशल लाइफ जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो आप थे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर प्रवीण जवाहर, जिन्होंने बच्चों की सर्जरी के बारे में बताया। हेलो डॉक्टर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत जैन से।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ में जुड़े हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत जैन। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सामान्य बात करें, नवजात बच्चे से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे जो है आप शिशु रोग विशेषज्ञ उनका ट्रीटमेंट करते, उपचार करते, तो किस तरह से नवजात बच्चे को बीमारी से बचाएं, किस तरह से जो किशोरावस्था के बच्चे हैं उनको बीमारी से बचाया जा सकता है, और क्या केयर रखनी चाहिए पेरेंट्स को? बाल रोग विभाग में जनरली हम, जैसे आपने बताया, नवजात शिशु से लेकर 18 साल तक के बच्चों को देखते हैं, जिनको कि हम एडोलेसेंट्स भी बोलते हैं। नवजात शिशु होता है जन्म से लेकर 28 दिन तक, उसके बाद हम उनको बोलते हैं इन्फेंट, 28 दिन से लेकर 1 ईयर तक। फिर 1 साल से 3 साल तक के बच्चों को हम बोलते हैं टॉडलर, और उसके बाद चिल्ड्रन। अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, बच्चों की एज के अनुसार बीमारियां भी अलग अलग होती हैं। जैसे नवजात शिशु है, उनमें दिक्कत रहती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, प्री मैच्योर बेबी जिनको बोलते हैं, या जन्म के टाइम वजन कम होता है। तो इन बच्चों में जो सामान्य दिक्कत आती है वो आती है, एक टेम्परेचर की दिक्कत आती है। ऐसे जैसे मौसम अभी सर्दी का चल रहा है, तो ऐसे बच्चों में हाइपोथर्मिया या टेम्परेचर कम होने का रिस्क रहता है। फिर इन बच्चों में फीडिंग की दिक्कत होती है। जहाँ तक बात है इनको इन चीज़ों से बचाने की, तो आइडियली इन सभी बच्चों की डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल होनी चाहिए, संस्थागत होनी चाहिए, जैसे कि किसी हॉस्पिटल में होनी चाहिए डिलीवरी। प्रॉपर एंटीनेटल केयर, जब बच्चा माँ के पेट में है तो मदर की रेगुलर विजिट्स होनी चाहिए, जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट जो भी इश्यूज़ हैं उनको डील कर सकते हैं। और जन्म के बाद में ओनली बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए 6 महीने तक। बच्चों के टेम्परेचर का ध्यान रखने के लिए जो कपड़े हैं प्रॉपर वुलन्स जैसा भी है, या कम वजन के बच्चे हैं तो उनको हम बोलते हैं कंगारू मदर केयर, मतलब बच्चे को माँ की छाती से लगा के रखा जाता है, तो उससे भी उनका टेम्परेचर भी सही रहता है और वजन भी अच्छे से बढ़ता है। अगर हम जैसे बड़े बच्चों की बात करें, जो कॉमन प्रॉब्लम है उनकी, जैसे देखते हैं खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द, कान में दर्द, अगर इनका समय पे ध्यान नहीं रखा जाए तो ये बीमारी आगे बढ़कर निमोनिया भी रूप ले सकती है। दूसरी जो बीमारी कॉमन है बच्चों में वो है डायरिया, दस्ते लगना, उल्टियाँ होना, बुखार होना। अगर इसका भी ध्यान नहीं रखें तो आगे सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है और भी अंगों पे फर्क पड़ सकता है। फिर अन्य बीमारियों अगर हम बात करें तो जैसे स्किन का इन्फेक्शन, बच्चों में स्पेशली छोटे बच्चों में डेंटल कैरीज, दांतों में कीड़े लगना, वो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम एडोलेसेंट्स की बात करें तो उनमें आजकल जो प्रॉब्लम देखी जा रही है वो है कि जैसे बच्चे आजकल इंटरनेट ज़्यादा देखते हैं, सोशल मीडिया ज़्यादा देखते हैं, तो उसकी वजह से उनमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ड्रग एब्यूज़, स्मोकिंग, अल्कोहल, जो बड़ों की प्रॉब्लम आजकल धीरे धीरे बच्चों में भी आ रही है। डॉक्टर साहब, आपने माता के दूध के बारे में कहा 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, लेकिन अपना उदयपुर संभाग जो है वो आदिवासी संभाग है, माँ के दूध पिलाने को लेकर काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं। कई जो लोग हैं वो कहते हैं कि बच्चा जन्म हुआ है उसको सीधा माँ का दूध नहीं पिलाना चाहिए, पहली बार में नहीं पिलाना चाहिए, तो अंदर उसके मुंह में गुड़ रख देते हैं या ऐसा कुछ भी चीज़ रख देते हैं। तो क्या बच्चा जन्म लेते ही जो माँ का दूध जो है वो उसके लिए लाभप्रद है या हानिप्रद रहे? नहीं, बिल्कुल लाभप्रद है। मैं ये बोलूँगा जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए, ना तो जन्म गुटी देनी चाहिए, नहीं गुड़ देना चाहिए, ना कोई पानी पिलाना चाहिए। बहुत बार गांव में ऐसा या बहुत सारे लोगों का भ्रांति रहती है कि गर्मी का मौसम है तो बच्चे को ऊपर से पानी पिला देते हैं कि माँ के दूध से पानी की कमी पूरी नहीं होगी। ये भी एक गलत भ्रांति है। इनफैक्ट और देखा जाए तो जो माँ का दूध होता है, जो पहला दूध होता है, उसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। वो तो बच्चे के लिए सबसे एक वरदान है। वो उससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, बच्चे को पोषण अच्छे से मिलता है और बच्चे का मेंटल ग्रोथ एज वेल एज फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। पेरेंट्स की अक्सर शिकायत होती है, आपके पास भी आते होंगे, कि हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है, चाहे उसको रोटी खिलाओ, फ्रूट खिलाओ, दूध पिलाओ, ऐसे तो एनर्जी बूस्ट नहीं होती है उनकी। पेरेंट्स एक चिंतित रहते हैं, इसने दिन भर में कुछ नहीं खाया, तो कैसे उसकी एनर्जी बूस्ट करें और कैसे उसको खाना जो कि फ्रूट है या रोटी है, दाल चावल है, ये खिलाने के लिए उसको प्रेरित करें। ये इसमें एक चीज़ है कि हर माँ के लिए अपना बच्चा कमज़ोर होता है। हर माँ की प्रॉब्लम होती है बच्चा खाता नहीं है, चाहे से वजन उसका नॉर्मल हो या नॉर्मल से भी ज़्यादा हो, तो एक नॉर्मल चीज़ है वो माँ की ममता है बच्चे के लिए। जहाँ तक देखा जाए तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कभी फोर्सफुल फीडिंग नहीं करानी चाहिए, मतलब ज़बरदस्ती फीडिंग नहीं कराना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चा और दूर भागता है खाने से। जो खाने का टाइम है उसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, बच्चे को इंगेज करके रखना चाहिए।
सो तभी बच्चा ढंग से खा पाएगा। और एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन करके रखना चाहिए। जो भी सीजनल वेजिटेबल्स, जो भी मौसमी सब्जियां होती है, फ्रूट्स होते हैं, वो देना चाहिए। वाटर का इंटेक अच्छा मेंटेन करके रखना चाहिए। और डाइट में फाइबर्स भी होने चाहिए। आजकल जिस जंक फूड का चलन बहुत ज़्यादा है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैं ये तो नहीं बोलता कि इसको बिल्कुल बंद कर सकते हैं बच्चों के लिए, लाइक इनकी इंटेक मंथ में एक बार या 15 दिन में एक बार होना चाहिए। एंड अदरवाइज उसको रूटीन जो होममेड फूड है वो खिलाना चाहिए। तो टीकाकरण की एक स्वस्थ बच्चे को स्वस्थ बनाने कितनी ज़रूरी है? कौन कौन से टीके हैं जो कि किसी बच्चे को लगना बेहद ज़रूरी है? क्योंकि ग्रामीण इलाके में कई बार समय पे माता पिता भूल जाते हैं, टीका नहीं लगा पाते। तो क्या अगर कोई टीका लगाना चूक गए, वो क्रम पूरा नहीं हो पाया, तो कौन कौन से टीके ऐसे हैं जो कि बच्चे को लगने ही चाहिए? जैसे हम बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। बीमारी का वेट ही नहीं करना चाहिए बल्कि उससे बचाया जा सकता है। तो टीकाकरण उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जहाँ तक हम बात करें कि सरकार इसमें अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रही है। बहुत सारे टीके ऐसे हैं जो कि महंगे हैं, बट सरकार अपनी तरफ से फ्री में अवेलेबल करा रही है जनता के लिए। सो बहुत सारी बीमारियाँ हैं जैसे पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस और डिफ्थीरिया, टेटनस, इस तरह की अनेक बीमारियाँ जिससे कि नियमित टीकाकरण से बचाया जा सकता है। और ये टीकाकरण नियर बाय हेल्थ सेंटर्स पे, डिस्पेंसरीज पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे इजीली अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो जनता को चाहिए कि सभी टीकाकरण रेगुलर तरीके से लगाए जाएं। बाय चांस अगर कोई टीका मिस हो गया है, छूट गया है, तब भी वो टीके बाद में दोबारा लगाए जा सकते हैं। और इसी क्रम में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी टीकाकरण सरकारी केंद्रों पर अवेलेबल नहीं है, जैसे टाइफॉइड हो गई जो कि कॉमन बीमारी है, हेपेटाइटिस ए जिसकी वजह से लीवर फेलियर भी हो सकता है। सो ऐसे और भी कुछ टीके हैं जो कि पब्लिक को लगवाने चाहिए। दोस्तों, आपने जिक्र भी किया था और बहुत समस्या है। बच्चे आजकल बाहर खेलने नहीं जाते, मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहते हैं, लैपटॉप पे ज़्यादा बिजी रहते हैं, उसी में गेम्स खेलेंगे, तो काफ़ी तरह की बीमारियां जो है उनमें हो जाती है। तो किस तरह से, क्या कितना मोबाइल या कितनी देर उसको लैपटॉप पे देखना चाहिए, कितना स्क्रीन टाइम जो है बच्चे का क्या होना चाहिए? क्या एज के हिसाब से उसको बांटा जाए? और अगर कोई बच्चा इसका एडिक्ट हो रहा है तो पेरेंट्स को क्या ध्यान सावधानियां बरतनी चाहिए? सो जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, सो कॉल्ड जैसे हम मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, तो पहले सभी बच्चे जैसे हम भी थे तो अपन ज़्यादातर बाहर ही खेला करते थे। बट आजकल ऐसा हो रहा है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट बंद होती जा रही हैं। बच्चे अपना टाइम मैक्सिमम मोबाइल देखने में, टीवी में, गेम्स, इंडोर गेम्स खेलने में ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो जो भी स्क्रीन टाइम का मतलब होता है कि मोबाइल या टीवी जो भी आप इंटरनेट पे देख रहे हैं, दैट इज़ उसको हम स्क्रीन टाइम बोलते हैं। सो इससे होने वाली प्रॉब्लम सबसे पहली थी आँखों की समस्या है, ड्राई आइज़। कंटिन्यूसली हम एक मोबाइल स्क्रीन को देख रहे हैं तो आइज़ ड्राई होने का रिस्क रहता है। फिर दूसरा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस वो हो सकती है। और ओबेसिटी, जनरली क्या होता है कि खाना मोबाइल देखते देखते या टीवी देखते देखते बच्चा खाने में ध्यान ही नहीं रहता, खाना खाता रहता है। ऐसे बच्चों को जनरली जैसे काउच पोटैटो भी बोलते हैं। सो न्यूट्रिशन को भी अफेक्ट करता है। सो जहाँ तक गाइडलाइंस की बात है, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं उसमें स्क्रीन टाइम मतलब उनको मोबाइल दिखाना अलाउड ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी फैमिलीज़ या जो दूर फ्रेंड्स रहते हैं, अगर वीडियो चैट करानी है, वीडियो कॉल करानी है, वहाँ तक ठीक है। बट उससे 2 साल से छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दिखाना चाहिए। 2 से 5 साल तक के बच्चों को ओनली दिन में 1 घंटा मोबाइल या टीवी दिखाना चाहिए, वो भी तब जब बड़ा भाई बहन या मम्मी पापा उसके साथ में हो। और 5 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों के लिए ओनली 2 आवर्स, दिन में 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल या टीवी देखना अलाउड नहीं है। अगर उससे ज़्यादा, जैसे आजकल होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर पे ही कर सकते हैं, तो वो अलाउड है। अदरवाइज़ 2 घंटे से ज़्यादा दिन में स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। PMCH की अगर बात करें तो यहाँ पे किस तरह से शिशु रोग विभाग को जो है वो डेवलप किया गया है ताकि बच्चों को अच्छे से ट्रीटमेंट मिल पाए, उनका केयर अच्छे से हो पाए? तो क्या क्या सुविधाएं जो है वो यहाँ पे डेवलप की गई है? सो PMCH में जो शिशु रोग विभाग है वो उदयपुर में एक वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपार्टमेंट है पीडियाट्रिक्स में, शिशु रोग विभाग में। हमारे यहाँ पे 10 से ज़्यादा कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं अराउंड द क्लॉक। यहाँ पे OPDs हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए पब्लिक जो जनता है OPD में आ सकती है। हमारे यहाँ पे वेल डेवलप्ड नियोनेटल ICU जो कि नवजात शिशु रोग गहन चिकित्सा इकाई है, 20 बेडेड NICU है और 20 बेडेड PICU है, पीडियाट्रिक ICU। सो वहाँ पे राउंड द क्लॉक 24 आवर्स 7 डेज़ डेडिकेटेड टीम है।
और ट्रेन नर्सिंग स्टाफ है। यहाँ पे हमारी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जितनी भी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, उसके तहत फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर उसके बाद भी किसी के पास अगर कार्ड नहीं है तो मैनेजमेंट की तरफ से ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और यहाँ पे अन्य सुपर स्पेशलिस्ट जिनकी ज़रूरत होती है, जैसे पीडियाट्रिक सर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, सभी की सुविधाएं अवेलेबल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमसे बात करने का। धन्यवाद। तो आपसे पीएमसीएच के बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत जैन, जिन्होंने बताया कि नवजात बच्चे से लेके 18 वर्ष तक के बच्चों की देखरेख कैसे की जाए, किस उम्र का बच्चा कितनी देर तक स्क्रीन टाइम जो है वो देख सकता है, मोबाइल लैपटॉप देख सकता है, उसके अलावा माता पिता को उनकी देखरेख में किस तरह का ध्यान रखना चाहिए। हेलो डॉक्टर में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर किसी चिकित्सक से बात करेंगे और जानेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य को, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को किस तरह से स्वस्थ रख पाए और कैसे उनकी परवरिश कर पाए। धन्यवाद।